हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जिनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो राजनीतिक कीमत है, क्या वो चुकाने को तैयार है भाजपा, मोदी और पूरी आरएसएस। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मैंने देखा कि इस पर तो टिप्पणीकार और पत्रकार बहुत चर्चा कर रहे हैं कि भई ये तहज़ीब के खिलाफ है, ये अपमान किया गया है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि जो बहुत ही मैं कहूँगी गहरी राजनीतिक साजिश और कीमत जो दिख रही है इसकी, क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी तैयार है? आपने जब आप सुन रहे थे ये पूरे वार्तालाप को, जो ये पूरा एक्सचेंज हो रहा था, अनुराग ठाकुर जो कह रहे थे कि ज़ात बताइए अपनी, राहुल गांधी के लिए उस पे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आपने ज़ात कैसे पूछी, या मैं हिंदी में कहूँ तो आपने जात कैसे पूछी। इस तरह की जब बातें हो रही थी तो सिर्फ ये तहज़ीब के खिलाफ है, इसके पीछे की जो गहरी राजनीति है उसको आप देख पा रहे हैं और आपके जैसे लोग देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत सामान्य वाक्य भी नहीं है जो संसद में बोला गया, और इसके पीछे की हजारों साल की एक संरचना चली आ रही है। जाति वो व्यवस्था है इस देश की गैर बराबरी की बुनियाद में है। दुनिया के कई मुल्कों में गैर बराबरी है, उसकी उसकी वजहें, उसके आधार अलग अलग होते हैं। इस देश ने आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, बुनियादी सरोकार जो इंसान होने के हैं उससे वंचित रखने के लिए एक टूल बनाया, वो है जाति व्यवस्था। और हजारों साल से इसी देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन होते रहे। बड़े बड़े विचारक आए जिन्होंने जाति व्यवस्था को नकारा। इसलिए जब कोई सदन में खड़ा होकर के बीजेपी का सांसद एक वाक्य बोले तो उसके एक सामान्य निहितार्थ नहीं होते। राहुल गांधी अगर ये कहें कि हम चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि 2-2.5% लोगों को ही हलवा बांटें और वही 2-2.5% लोग खाएं, और उस पर वित्त मंत्री हंसते हुए माथा पकड़े, ये एक सामान्य बॉडी लैंग्वेज नहीं है। यही इस देश की बौद्धिक विमर्श में रहा। विमर्श करने वाला तबका लंबे समय तक उसी मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में रहा जिनको इस जाति व्यवस्था का फायदा मिला। आजादी के पहले अलग अलग संस्थानों में और आजादी के बाद जो भी बौद्धिक संस्थान है उस पर वही 2.5-3%, 4% लोग काबिज रहे। इसलिए जब भी एंटी कास्ट मूवमेंट की बात होती है तो उस पर वो ऐसे ही हंसते रहे कि अच्छा, हर जगह जाति पूछेंगे क्या। कबीर का दोहा बहुत लोगों को याद आ रहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। क्या वाकई इस देश के लोगों ने तलवार की मोल की, या वो म्यान ही देखते रहे कि हमारी बिरादरी के हैं तो हम इनको प्रोफेसर बनाएंगे, हमारी बिरादरी के हैं तो ये वाइस चांसलर बनेंगे। क्या इस देश में यही नहीं होता रहा? इनके यहाँ तो मिथकों में एकलव्य का अंगूठा ज्ञान की वजह से ही काट लिया गया, द्रोणाचार्य ने काटा, तो वो मिथक में चला आ रहा है। तो मैं एक हजारों साल की परंपरा के रूप में देखता हूं, और मैं खुश हूं इस बहस से कि अब जरा पब्लिक डोमेन में खुल करके ये बहस हो रही है। खुल के बात हो रही है, मैं यही कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, ये बहस बहुत लंबी है, ये बहस बहुत गहरी है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद उस कास्ट सेंसस को अनुराग ठाकुर उसका विरोध करते हैं, तो पहली बात तो क्या बीजेपी की तरफ से ये पहला आधिकारिक विरोध माना जाए? अब तक हमने खामोशी देखी है कि कास्ट सेंसस करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे हमने कोई साफ जवाब नहीं देखा है, क्योंकि लगता था कि पिछड़ी जातियों का इतना बड़ा समूह है जिसका वोट पूरा चाहिए बीजेपी को, और पिछले 100 साल में जिन्हें हम अदर बैकवर्ड ग्रुप्स कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, क्लास कहते हैं, उनको उनका भगवाकरण करने की लगातार कोशिश हुई, और यही उनकी जीत का सबसे बड़ा धरातल रहा कि पूरे हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा आबादी को, जाहिर है मैं तो आधा तो सिर्फ ओबीसी को कह रही हूँ, उसमें दलित मिला लें तो ये तो पूरा का पूरा भारत ही हो गया। इसको हटा के तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये आधिकारिक रूप से क्या भाजपा ये कह रही है कि वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है? अब बिल्कुल ठीक बात है। मैं जो पृष्ठभूमि बना रहा था वो इसी बात की कि असल में वो डिबेट ही नहीं होने देना चाहते कि जाति व्यवस्था पर खुलकर विमर्श हो। अब चूंकि इस देश में प्रोफेसर रजनी कोठारी कहा करते थे एक जमाने में जब बहस हुई कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है,
अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, मान्यवर कांशी राम आने लगे, तो कोई लालू, कोई मुलायम, कोई रामविलास पासवान, कोई नीतीश कुमार, बहुत सोनेलाल पटेल, बहुत सारे लोग आए। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, वो मुट्ठी भर लोगों से नहीं चलता, वो सबकी हिस्सेदारी से चलता है। तो प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा कि ये पॉलिटिक्स का कास्टिज्म नहीं, राजनीति का जातिवादीकरण नहीं, जातियों का राजनीतिकरण है। मंडल आंदोलन जब लागू हुआ तो ये वही मंडल आंदोलन जिसे प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरले कहते हैं कि इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन है जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट और आंदोलन के खिलाफ कमंडल लाने वाली बीजेपी थी, जो नहीं चाहती थी कि जाति पर बहस हो। उसके बाद लगातार वो धर्म के इर्द गिर्द अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव को बनाती है। उस तारीख के बाद 2010 में, क्योंकि मैं एक दो बस हिस्टोरिकल फैक्ट ले लूं फिर आज वाला जवाब देता हूं। 1996 से 98 के बीच का गठबंधनों का दौर, एक ऐसा ओबीसी प्रधानमंत्री जिसने कभी देश को नहीं बताया कि मैं ओबीसी हूं, उसने अपने कैबिनेट में ये पास किया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो पहले कैबिनेट में फैसला लेते हैं कि 2001 में जाति जनगणना नहीं होगी। तो बीजेपी तब से वहीं खड़ी है। बीजेपी 2010 में पहली बार, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, संसद में एक मुश्त सबने राय किया कि जाति जनगणना होगी, बीजेपी शामिल थी। मरहूम गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, कई लोग बीजेपी के समर्थन में थे कि जातिवार जनगणना हो। लेकिन थोड़ी कांग्रेस की गलतियां थी जिसे राहुल गांधी अब ठीक कर रहे हैं। 2023-24 का भारत, जिसमें वो राहुल गांधी जो जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे कि नहीं, इंदिरा गांधी जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, वो की हो, राजीव गांधी मंडल कमीशन का विरोध किए हो, या 2010 में कांग्रेस ने कोई चालाकी की हो, राहुल गांधी ने अपने अतीत की गलतियों से सीख लेते हुए आज देश में जातिवार जनगणना हो, इसकी सबसे मुखर आवाज बन गए ना भाई। पॉलिटिक्स बदली है, नैरेटिव बदल दिया राहुल गांधी ने। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पूरी बुनियादी सामाजिक न्याय की राजनीति पर है। मुलायम सिंह यादव जी सांप्रदायिकता की राजनीति के सामने भी खड़े रहे और जातिवार जनगणना के पक्ष में खड़े रहे। ये लोग तो लड़ाई लड़ने वाले मंडल के दौर के लोग हैं। अखिलेश यादव उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने इतना, या तो ये सोची समझी साजिश है, जहां से आपका सवाल शुरू हुआ था, क्या बीजेपी को पता नहीं है कि जब जाति पर बहस होगी तो उसका पॉलिटिकल नैरेटिव कोलैप्स करेगा, क्योंकि वो उसको मुसलमान के रूप में एक सो कॉल्ड विदेशी दुश्मन हिंदुओं को नहीं प्रोवाइड कराएगा, जहां वो सब गोलबंद हो जाए। ये सवाल पूछेगा कि जिसे आप हिंदू कहते हैं, उसी के भीतर तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी कह रहे हैं कि उनके हिस्से का हक कोई और छीन रहा है। तो जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो लोग जाति, जिनकी जाति का पता नहीं, वो लोग गणना करने की बात करते हैं, तो असल में ये एंटी कास्ट मूवमेंट, मैं दो अर्थों में से देखता हूं। उस एंटी कास्ट मूवमेंट के ऊपर तमाचा है बीजेपी की तरफ से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जाति तोड़ो और रोटी बेटी का संबंध बनाओ। बाबा साहब अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब में जाति तोड़ने के और जाति खत्म करने के जो सूत्र बताते हैं, उसमें इंटरकास्ट मैरिजेस को बताते हैं। क्या इस देश में हिंदुओं को बीजेपी बताएगी कि जो कहती है कि धर्मांतरण करके घर वापसी करेंगे तो ये इंटरनल डिस्कोर्स है, बीजेपी इस डिस्कोर्स से परेशान होगी। तो मेरा आकलन यह है कि अनुराग ठाकुर के बयान को निश्चित रूप से वही बयान माना जाना चाहिए कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री जातिवार जनगणना का विरोधी है। आज की तारीख में बीजेपी जातिवार जनगणना की विरोधी है, उसके बयान के रूप में अनुराग ठाकुर के बयान को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने, प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताई, राष्ट्रपति की जाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई, और जब ये मांगा जा रहा है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ब्यूरोक्रेट, सबकी जातियां पता होनी चाहिए ताकि पता चले कौन पीछे रह गया, तो बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बीजेपी जातिवार जनगणना के खिलाफ है, जिसका नुकसान बीजेपी को होगा, जो नुकसान होगा। और इसके अलावा हैरानी ये होती है लक्ष्मण जी कि आप देखिए कि वो कह रहे हैं
कि जिसकी जात पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। मतलब कि जाति जनगणना पर लक्ष्मण यादव तो बोलेंगे, लेकिन आरफा खानम शेरवानी नहीं बोल सकती, क्योंकि जिसकी जो जात होगी वो उसी के हिसाब से बोलेगा। पिछड़े पिछड़ों के लिए बोलेंगे, अगड़े अगड़ों के लिए बोलेंगे, हिंदू हिंदू के लिए बोलेगा, मुसलमान मुसलमान के लिए बोलेगा। फिर मुसलमानों में तो 50 तरह की कास्ट की बात आ जाएगी। फिर कुछ लोग आके कहेंगे भाई मुसलमानों में तो जाति नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए बिहार की तर्ज पर यहाँ पे मुसलमानों को अपर कास्ट में जोड़ा गया है खासकर। तो ये तो बहुत बड़ी बहस आ गई, और बहुत ही जिसको प्रिमिटिव स्टेज पे कहते हैं कि मतलब बिल्कुल इंसान के अंदर के अंधेरे को लेकर आना कि जो जो है, जिसकी जो जाति है, धार्मिक पहचान है, उसी को लेकर आगे आएगा। इसमें ये बताइए आपकी अनुराग ठाकुर की बयान को, पहली बात तो वो कोई एक बयान नहीं था, बाकायदा 40-45 मिनट की स्पीच उन्होंने दी है। दूसरे, प्रधानमंत्री का बाकायदा उसको एंडोर्स करना कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर के इस तकरीर को, इस स्पीच को आप सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि अब आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं, चलिए लोकसभा चुनाव तो एक तरह से अब इतिहास हो गया, और आने वाले चुनाव हो सकता है 5 साल बाद ही हो, हमें नहीं मालूम कब होगा। लेकिन अब जो आने वाले चुनाव हैं वो तो बड़े जाति के हिसाब से बहुत संवेदनशील राज्य हैं, चाहे वो हम झारखंड का हम जिक्र कर लें, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश का, भी बहुत दूर नहीं है, अभी 24 है, और देखिए 1 साल बाद माहौल बनने लगेगा। और इसके अलावा भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी जल्दी चुनाव होना है। तो इसके मद्देनजर क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से एक ऐसी आंधी है, क्योंकि एक के बाद एक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता एक के बाद एक जो उनकी सुपरहिट स्पीचेस हो रही हैं, तो अब ये मीडिया का एक बैरिकेडिंग थी कि नेता जो कहते थे ऑपोजिशन के, वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही थी बात। ये बात तो कम से कम क्लियर हो गई इस चुनाव से कि ऑपोजिशन के नेता जो कहना चाहते हैं वो कह पा रहे हैं, और ये बात जनता तक पहुंच रही है। आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस बात को उठाकर एक तूफान खड़ा कर सकता है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस को पिछड़ी जातियों के विरोधी नेता और दल के तौर पर स्थापित कर सकते हैं? निश्चित रूप से मैं इस बात को जोड़ के देखा जाए, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी भी जब टिप्पणी की तो जाति पूछने वाली बात, इस देश में विद्यार्थियों को कहा जाता है कि तुम एजुकेशन पर ही बात करो, लेकिन जब वो एजुकेशन के बिकने पर सवाल करते हैं तो वो भी कल्प्रिट हो जाते हैं। किसान पर कौन बोलेगा? किसान बोलेगा। मजदूर पर कौन? ये अलग आने का है, कोई साझा एका न बन जाए कमजोरों की, गरीबों की, मजलूमों की। उस एका से हर तानाशाह डरता है, इसलिए वो लोगों को अलग अलग बांटता है। एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कि अकेले राहुल गांधी का अपमान नहीं था, मैं तो कह रहा हूं एंटी कास्ट मूवमेंट की फिलॉसफी का अपमान था, और जिसके लिए अखिलेश यादव खड़े हुए। मैं तो एक ऐसी यूनिटी के रूप में देखता हूं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, कि क्या पॉलिटिक्स होगी इसके आगे की। राहुल गांधी कांग्रेस की अच्छाइयों के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, उसकी गलतियों को मान करके, सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में केवल सीटों वाला गठबंधन चुनाव वाला नहीं हुआ, टिप्पणी थी राहुल गांधी पर, और तेवर के साथ खड़े हुए अखिलेश यादव कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। और उसका अगला वाक्य यही था कि अगर जाति पूछनी है तो बताओ पूरे देश की जाति क्यों नहीं पूछते, जातिवार जनगणना क्यों नहीं करते। असल में डिबेट ये है। और फिर अखिलेश यादव ने बाहर भी बयान दिया कि ये मंडल विरोधी लोग हैं, बीजेपी के लोग, ये मंडल कमीशन की सिफारिशों को पढ़ लें कि वो क्या कहती है, क्या बीजेपी उसके साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो ओबीसी में हूं, यादव हूं, हिंदू हूं सो कॉल्ड, और मेरा घर गंगा जल से धुलवाया और मंदिर जाने पर मेरे उसको धुलवाया। अब ये डिबेट का लेवल सेट हो रहा है। विपक्ष इस चुनाव से जो हासिल किया है विपक्ष ने, वो मुद्दों का गठबंधन, विचारधारा का गठबंधन हासिल किया है, और जातिवार जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे ये उस विचारधारा के गठबंधन के केंद्र हैं, और ये वो केंद्र है जिस पर बीजेपी घिरेगी। अब जरा बीजेपी जब ये कहेगी ना, आज तो बड़ी हास्यास्पद सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक हास्यास्पद से व्यक्ति को बिठा दिया, वो कह रहा है आलू आलू पीछे से आलू आगे से सोना। आज तक बीजेपी का इतना बड़ा प्रवक्ता जो फेक न्यूज फैलाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और बीजेपी उसको कह रही है कि ज्ञान पूछ लीजिए साधु का। अब कौन ज्ञान बताएगा कि नाली के गैस से चाय बनती है कि नहीं बनती, इसलिए ज्ञान पर मत जाएं। ये जो पॉलिटिकल पॉइंट है, अब इस देश में
सबसे कोर आइडियोलॉजी आरएसएस और दक्षिणपंथी खेमे के सामने कोई बीच के रास्ते वाली लिबरल और बहुत बीच का रास्ता लेकर के प्रताप भानु मेहता बन जाएं या और लोग बन जाएं जो आर्टिकल लिखने लगे कि नहीं भाई ऐसे तो सबकी जाति पूछेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी डिस्कोर्स क्या होगा, अंग्रेजी में लेख लिख रहे हैं। भाई आपकी अपनी जाति है और इस देश में जाति काम करती है, क्योंकि जाति को पूछ करके प्रोफेसर इंटरव्यू में नंबर नहीं देता, नौकरी नहीं देता। इसे अंतोनियो ग्राम्सी कल्चरल कैपिटल कहते हैं, कल्चरल हेजेमनी। पता नहीं किस बात के ज्ञानी प्रोफेसर है, उनको यही नहीं पता कि कल्चर कैसे जुड़ता है। अब विपक्ष को करना क्या चाहिए? विपक्ष एकदम सही एजेंडे पर खड़ा है। विपक्ष को आदिवासी के आवाज को, जैसे राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा ना कि वनवासी कहते हो, उनकी मूल पहचान आदिवासी है, और आरएसएस क्या कहती है? वनवासी। डिस्कोर्स का पॉइंट यहां से होगा, क्योंकि आदिवासी तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते, वो तो अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, कास्ट सेंसस तक जाएगा। दलित पॉलिटिक्स है जो हिस्सेदारी की मांग करती, वो कास्ट सेंसस तक जाएगी। ओबीसी की पूरी पॉलिटिक्स का कोर इशू है कास्ट सेंसस, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो ओबीसी कम्युनिटी है। मंडल कमीशन 52% आरक्षण देने की बात करती है, मिला 27, और आज तक 4% से 12% से ज्यादा कहीं नहीं है। तो ये जब एजेंडा बन गया राहुल गांधी का, ये एजेंडा है अखिलेश यादव का, ये एजेंडा है हेमंत सोरेन का, ये एजेंडा है पूरे इंडिया अलायंस का। संजय सिंह जब बोलते हैं सदन में खड़े होकर, या मनोज झा बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं, या राहुल गांधी बोलते हैं, तो लगता है कि एक एजेंडे पर खड़े हैं। वो विचारधारा है, वो कास्ट सेंसस का मुद्दा है। आखिर में मैं केवल ये कहूं, बीजेपी इस कास्ट सेंसस के इशू को टैकल नहीं कर पाएगी। वो इस जातिवार जनगणना के विरोध में खड़ी हो नहीं सकती। फिर कोई अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिखेंगी, फिर कोई ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद ये कहने लगेंगे कि भाई 69,000 में ओबीसी के साथ न्याय नहीं हुआ। तो जो उनके ओबीसी और दलित नेता हैं या ओबीसी पहचान है, गांव में तो वही है भाई, वोट तो उस पर मिलता है। हिंदू तो वो कब बन रहे हैं? जब हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाएगा। अगर ये लड़ाने का बीजेपी का एजेंडा फेल हो तो हिंदू तो हिस्सा मांगेगा ना कि शिक्षा में कहां है, रोजगार में कहां है। और जैसे ही ये पॉलिटिक्स सेट होगी, बीजेपी कोलैप्स करेगा अपने नैरेटिव में। तो मेरा मानना है कि अब सारा दारोमदार विपक्ष के ऊपर है। राहुल गांधी और तमाम लोग गांव गांव में अगर शिविर शुरू करें, जातिवार जनगणना क्या है, वो केवल जातियों की गिनती नहीं है। बिहार ने बताया था कि हिस्सेदारी की गिनती है कि देश किसका कितना है और किसका नहीं है। अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष ने इस नैरेटिव को गांव तक पहुंचा दिया, जिसका मौका अनुराग ठाकुर ने दिया है, और उसको इंडोर्स करके प्रधानमंत्री ने भी क्लियर कर दिया है कि वो जातिवार जनगणना की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब बीजेपी इस कास्ट पॉलिटिक्स में बुरी तरह घिर गई है। विरोध कर नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं का वोट लेकर के वो सरकार बिल्कुल।